यार हमने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको बोला था टोटल 9 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। तो मैं आपको पहले वही चीज याद दिला देता हूँ कि वो 7 प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी जो हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था कि प्लेन मिरर हमेशा किस टाइप की इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेजेस का मतलब क्या हुआ करता था? So it सर, cannot be put on screen very good. and Virtual images means which cannot be captured on screen and they are always formed behind the mirror. ये हमेशा मिरर के पीछे बनती थी इमेजिनरी इमेजेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगे। तीसरा yes, पॉइंट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट ये हमेशा सेम होगी, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी साइज ऑफ द इमेज। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था कि वो लैटरली इन्वर्टेड locally होती है, inverted. मतलब लेफ्ट बन जाता है राइट, राइट बन जाता है लेफ्ट। और यहां से फिर हमारी मेन प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट हो गई थी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर ये हमारा होता है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। जहां पे वी ओ एम का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है? हाउ टू राइट So, वी ओ एम? so minus your vm equals velocity of mirror. वेरी गुड। वी ओ माइनस वी एम, इसमें वैल्यू डायरेक्शन के साथ कंसिडर करके लिखनी है, माइनस ऑफ वी आई माइनस वी एम, इसमें भी वैल्यूज डायरेक्शन के साथ कंसिडर करके लिखनी है। ये था yes फिफ्थ पॉइंट। yes उसके sir बाद सिक्स्थ पॉइंट हमने करा था कि अगर कोई पर्सन अपनी पूरी इमेज एक मिरर में देखना चाहे तो उस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो And हमने पढ़ा। वेरी गुड, h/2 by होनी चाहिए, जहां पे h किसकी हाइट है? पर्सन की हाइट है। person. फिर एक लास्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन अपनी पीछे वाली वॉल की पूरी इमेज मिरर में देखना चाहे तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए? H by 3. By वेरी 3. गुड, h/3, जहां पे h अब किसकी हाइट होगी? वॉल Wall. की। Wall. बस यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब 2 प्रॉपर्टीज बाकी हैं, आओ अब उनको डिस्कस करते हैं। yes sir चलो डन। भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेलल प्लेन मिरर्स। पैरेलल प्लेन मिरर्स। यार yes मैंने कहा कि हमने 2 मिरर्स लिए और उन दोनों को बिल्कुल इस तरीके से पैरेलली प्लेस कर दिया है। भाई कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, स्टार्टिंग में ट्रिकी लगेगा, ये डिफिकल्ट हल्का सा लगेगा समझने में कि यार ये दो मैंने प्लेन मिरर्स लिए, मिरर M1 और ये हो गया हमारा मिरर M2, और इनके बीच में मैंने कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि भैया कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी इस ऑब्जेक्ट की? अगर 2 पैरेलल मिरर्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो कितनी इमेजेस बनेगी इस ऑब्जेक्ट की? दो. so नहीं, तो याद रखना इसकी इनफानाइट इमेजेस मिलेगी। इनफानाइट इमेजेस क्यों मिलेगी? क्योंकि भैया ये कंटिन्यूअसली लाइट रे आपस में क्या करती रहेगी? रिफ्लेक्ट करती रहेगी, इस तरीके से बार बार टकराती रहेगी। तो हमारे पास टोटल कितनी इमेजेस मिलेगी? हमारे पास इनफानाइट इमेजेस मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें कुछ एक दो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बनेगी तो इनफानाइट, लेकिन हमें कुछ एक दो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब ध्यान दो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई सपोज मैंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने रखा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, वो यहां से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि भैया मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर मिरर M1? 2 meter. वेरी गुड। तो यार ये क्या करेगा, ये अपनी एक है ना पहली इमेज बना लेगा, इमेज 1। इमेज 1 विल बी प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 मीटर्स था। सिमिलरली जो हमारा मिरर M2 है उसके लिए जो इमेज बनेगी, पहली इमेज, भैया इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8 मीटर्स है, तो ये पहली इमेज बनाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। method चेक करो पहले, यहां तक कोई डाउट है? no sir बढ़िया। अब यार आप एक चीज देखो कि मिरर M1 के लिए दो चीजें सामने आ रही हैं। मिरर M1 के लिए दो चीजें सामने आ रही है। कौन सी दो चीजें आ रही हैं? एक तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसकी इमेज हमने बना दी, लेकिन अब जो ये इमेज है ये भी तो मिरर M1 के सामने बन रही है। तो ये इमेज क्या करेगी? ये इमेज एज अ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी।
है ये इमेज, लेकिन ये मिरर M1 के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मेरे को बताओ ये इमेज जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया मिरर M1 से? 10 मीटर। 10 मीटर। 10 मीटर्स कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं इस इमेज का डिस्टेंस मिरर M1 से। Sir, 18 मीटर। वेरी गुड भाई, 8 + 2 10, 10 + 8 18। तो अब इसकी इमेज मिरर एक और बना देगा। भैया ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा था, तो इस ऑब्जेक्ट की भी एक इमेज बनेगी, और ये इमेज बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर्स। तो मिरर M2 भी यही 18 करेगा। meter. मिरर M2 ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी, बहुत बढ़िया। लेकिन मिरर M2 के सामने I1 भी एक इमेज बनी हुई है। तो I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। लेकिन कौन से मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी ये? M2 के लिए। M2। तो मेरे को बताओ I1 का डिस्टेंस कितना है M2 के लिए? 5 meter. वेरी 12 गुड, meter. 12। तो भैया ये एक सेकंड इमेज यहाँ पे बनाएगा कितने डिस्टेंस पे? ये यहाँ पे एक सेकंड इमेज बनाएगा 12 मीटर्स के डिस्टेंस पे। चेक करो ये कॉन्सेप्ट 12 समझ में meter. आया? Yes, sir. अब Yes, फिर से यही sir. होगा, फिर से यही होगा। भैया ये ऑब्जेक्ट प्लेस था, मिरर M1 ने इसकी इमेज बना दी, टिक। I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसकी इमेज बना दी, टिक। लेकिन अब I2 फिर से किसकी तरह एक्ट करेगा? Virtual ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट object. करेगा। तो भैया फिर से ये एक इमेज बनाएगा यहाँ पे। तो बताओ M1 के लिए सेकेंड इमेज का डिस्टेंस अब कितना हो गया? 22 meter. 22 मीटर। 22। तो यहाँ पे थर्ड इमेज बन जाएगी 22 मीटर के डिस्टेंस पे। फिर से वही मिरर M2 भी करेगा। मिरर M2 ने इसकी इमेज बना दी, I1 के लिए इमेज बना दी, लेकिन अब वो किसके लिए इमेज बनाना शुरू करेगा? I2 के लिए। तो बताओ I2। I2 कितने डिस्टेंस पे है? 32. 32. 32। तो भैया 18 + 10, 18 + 10 तो 28 आ रहा है ना? 32 कैसे कह दिया आपने? आप कंफ्यूज हो गए। मैं बोल रहा हूँ क्रिस क्रॉस इमेजेस बनेगी, इधर समझो। क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस इमेजेस का मतलब क्या है? इधर फर्स्ट इमेज इधर क्या बनाएगी? सेकंड। इधर की सेकंड इमेज इधर क्या बनाएगी? थर्ड। इधर की थर्ड इमेज इधर क्या बनाएगी? फोर्थ। इस तरीके से क्रॉस इमेजेस चलेगा। ऐसे ही इधर कि इधर की फर्स्ट इमेज इधर क्या बनाएगी? सेकंड। इधर की सेकंड इमेज इधर क्या बनाएगी? थर्ड। Third. तो भैया हमें सेकंड इमेज का डिस्टेंस देखना था, तो 18 + 10 28। तो ये थर्ड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस हो गया। चेक करो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? Yes. यस सर। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना, उससे हम एक फाइनल आंसर, अपना एक फाइनल शॉर्टकट फॉर्मूला कंक्लूड कर लेंगे। चलो भैया ट्राई करो। हमें दो मिरर्स गिवन है, मिरर M1, मिरर M2, और हमें बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट का यहां से डिस्टेंस है A, आराम से भैया ध्यान से धीरे धीरे समझ के करना, और ये डिस्टेंस है B। आपको सिर्फ पहली तीन इमेजेस ड्रॉ करनी है, मिरर M1 के लिए और मिरर M2 के लिए। तो मेरे को पहली तीन इमेजेस का बना के दिखा दो, मिरर M1 के लिए और मिरर M2 के लिए। जैसे हमने पिछले में किया, सिर्फ तीन इमेजेस बनाई थी मैंने। ऐसे इधर करो, चलो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मेरे को डिस्टेंस बताओगे। इमेज I1, I2, I3, ऐसे ही यहाँ पे I1, I2 एंड I3। तो भाई बताओ I1 की वैल्यू कितनी लिखूं इस I1 के लिए? A. A। A। वेरी गुड। I1 डैश के लिए? B। B। बहुत बढ़िया। I2 के लिए बताओ, I2 के लिए कितनी वैल्यू 2B लिखूं? plus A. 2B plus वेरी गुड। I1 डैश, 2B + A। वेरी गुड। किसी का माइक प्लीज एक म्यूट कर लो, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है। I1 डैश के लिए, I1 डैश के लिए वैल्यू होगी A + B + B, तो ये हो जाएगा A + 2B। I2 डैश के लिए A A plus 2. + A 2A 2A + 2A + B। वेरी गुड। अब सिमिलरली I3 मतलब ये I2 डैश है, वो यहाँ पे I3 बनाएगी, तो ये हो जाएगा 3A + 2B। 2B. लास्ट वाले इसका बता दो I3 डैश का। A + 3B। वेरी गुड, 2A 2A + plus 3B। 3B. बहुत बढ़िया।
अब क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा उसको समझो। क्वेश्चन आएगा भैया मेरे को I1 डैश के बीच का डिस्टेंस बताओ टोटल कितना आ रहा है। तो अगर आप I1 डैश के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो ये आएगा 2 इंटू ए प्लस बी, 2 मतलब a 2a plus प्लस बी। plus B. सिमिलरली आप I2 डैश के बीच का डिस्टेंस बताओ वो कितना आएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 4a प्लस 4b, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू a प्लस बी। सिमिलरली sir. I3 डैश के बीच का डिस्टेंस निकालो तो आपको मिलेगा 6a प्लस बी। चेक कर सकते हो आप, 3a प्लस ए 4a, 4a प्लस 2a 6a, 2b प्लस बी 3b, 3b 6b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी। इससे मुझे क्या पता चला, इससे हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया 2n इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन दी इमेजेस कैलकुलेट करने का, जहां पे a प्लस बी हमेशा क्या होगा, a प्लस बी होगा डिस्टेंस बिटवीन दी मिरर्स, और n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ इमेजेस जिसके लिए आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे इधर पीछे वेरीफाई करके देख लो, पीछे अगर मैं फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो मेरा फॉर्मूला चलेगा 2n a प्लस बी। फर्स्ट इमेजेस के लिए 2n की वैल्यू 1, डिस्टेंस बिटवीन दी मिरर्स बताओ कितना है, 2 प्लस 8 10, तो ये हमारे पास कितना आएगा 20 मीटर्स। वेरीफाई करके देख लो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20। सिमिलरली मेरे को सेकंड का बताना, कितना लिखूं डायरेक्टली आंसर अब, 2 इंटू ए प्लस बी, कितना आंसर आ गया 40। सिमिलरली थर्ड का बता दो, 60. वेरी गुड 60। किस्सा खत्म। तो आई होप आपको पैरेलल मिरर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. डन, Yes, sir. बढ़िया। तो मैं इसको इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, भैया ध्यान दे लेना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 8th पॉइंट, पैरेलल प्लेन मिरर्स। अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। आ जाओ, आ गए भैया नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। अब की बार दो प्लेन मिरर्स हमने पैरेलल नहीं रखे, किसी पर्टिकुलर एंगल्स पे रखे हैं। तो अब नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चेक करना है। तो यार ये मैंने दो मिरर्स लिए और इन दोनों को किसी एक एंगल पे रख दिया। इतनी बात की तो श्योरिटी है कि एक इमेज तो नहीं मिलेगी, मोर देन वन इमेज मिलेगी। क्यों, क्योंकि भैया मिरर हमारे पास दो हैं। अगर मैं बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो लाइट रेज मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगी, तो भैया डेफिनेटली इमेज एक से तो ज्यादा मिलेगी। लेकिन अब कितनी इमेजेस मिलेगी वो कैलकुलेट करना है। कितने एंगल पे रखा है इस मिरर को, थीटा एंगल पे रखा है। तो स्टेप्स चेक करो। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एन की वैल्यू। एन क्या होता है, एन होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। उसके बाद पहला केस आप चेक करोगे कि एन की वैल्यू इवन है या फिर ऑड है। अगर एन की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा आपका n माइनस वन होगा। एग्जाम्पल, भैया सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले एंगल 60 डिग्री ले रहा हूं, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 करना कितना आएगा 60. वेरी गुड, 360 डिवाइड बाय 60 कितना आएगा 6। 6 इवन नंबर है, तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में कितनी हो जाएगी 6 माइनस 1, मतलब 5 इमेजेस मिलेगी। डन। Yes, sir. सेकेंड केस, 5. वेरी गुड। Yes, सेकेंड sir. केस कि भैया अगर n की वैल्यू हमारे पास ऑड आई, तो यार उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस n भी हो सकती है और n माइनस वन भी हो सकती है। n कब होगी, n होगी Yes, जब sir. हमारे पास होगा असिमेट्रिक, और n माइनस वन कब होगा, जब हमारे पास होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब है कि आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे और चेक करोगे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो याद रखना कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ऊपर और नीचे दोनों चीजें इक्वल है, सिमेट्री। और अगर ऑब्जेक्ट कहीं और प्लेस्ड है तो वो क्या बन जाएगा हमारा, असिमेट्री। क्या सेकंड वाला केस समझ में आया, Sir, repeat again. रिपीट No, sir. कशिश, बिल्कुल। Repeat कशिश कर जैसे दो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
मैंने कहा कि ये मेरे पास दो मिरर्स हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो सपोज मैंने लिया 40 डिग्री, और क्वेश्चन ने बोला हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड है, मतलब आपने एक लाइन ड्रॉ करी है इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने की, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री, नीचे वाला एंगल भी कितना 20 डिग्री, और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, ये वाली कंडीशन आपकी कहलाएगी सिमेट्री, सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 40, बताओ n की वैल्यू कितनी आई, 9 9। 9 ऑड है या इवन है, odd ऑड है। तो आप जाओगे अपने सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में चेक करोगे क्वेश्चन ने असिमेट्रिक मेंशन किया है या सिमेट्रिक मेंशन किया है, सिमेट्रिक। symmetric तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1, n-1 मतलब 9 - 1, तो कितनी इमेजेस मिलेगी 8 8। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है तो कितनी इमेजेस मिलती 9 9 मिलती। और अगर क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, तो याद रखो आपको दोनों ही आंसर्स बताने पड़ेंगे, सिमेट्री वाला भी और असिमेट्री वाला भी। उस केस में फिर आपको दोनों ही आंसर्स बताने पड़ते हैं। आई Yes, होप sir. कशिश अब चेक कर लो, क्लियर है। yes sir डन। बचा लास्ट केस। लास्ट केस क्या है कि सपोज n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब है डेसिमल में आ जाए, तो भैया उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा आपकी इंटीग्रल वैल्यू होगी, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज भाई मैंने क्या करा, मैंने एंगल लिया 50 डिग्री, तो भैया अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो 360 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आएगा 7.2, मतलब ये तो डेसिमल में हो गया थर्ड वाला केस। तो उसमें मेरे को सिर्फ इसकी ये इंटीजर वैल्यू लेनी है, डेसिमल वैल्यू बिल्कुल नहीं लेनी, चाहे जो भी हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ उसकी इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेगी इस केस में 7। 7. बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट प्लेन मिरर का, इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। डन भाई, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन दे दूं, ट्राई कर लोगे अब। Yes, sir. चलो डन। Yes, sir. यार क्वेश्चन है सीधा साधा कि हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स हैं, इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। सेकंड केस रिपीट करना है, सेकंड केस मतलब आप ऑड वाला केस कह रहे हो ना आकाश। यस सर। ठीक है आकाश, सेकंड केस भाई ऑड नंबर के लिए है। जैसे आप कोई भी एक एंगल बताओ आकाश, जिससे मेरी वैल्यू फाइनली ऑड आ जाए। तो जैसे आकाश सपोज मैं एंगल ले रहा हूँ 120 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री करना और मेरे को एन की वैल्यू बताना कितनी आ रही है, 360 डिवाइडेड बाय 120, तो एन की वैल्यू 3 आएगी। अब आकाश मैंने आपको ये कहीं नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, कहीं नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट एंगल बाई सेक्टर पे है या कहीं और प्लेस्ड है। तो आप क्या करोगे, आप अपने दोनों आंसर्स लिखोगे। तो अगर n की वैल्यू ऑड आ रही है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल सकती है n के बराबर, मतलब 3 भी मिल सकती है या 2 भी मिल सकती है। लेकिन 3 किस केस में मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट कहीं रैंडमली कहीं पे भी प्लेस होगा। और 2 किस केस में मिलेगी, 2 सिर्फ उसी केस में मिलेगी जब मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये एग्जैक्टली 60 डिग्री की लाइन पे प्रेजेंट हो, एग्जैक्टली 60 डिग्री की लाइन पे, तो वो कंडीशन हमारी सिमेट्री बन जाती है। आकाश क्या अब ये चीज समझ में आई या इसमें भी रिपीट करूं कुछ। लग गया सर पता। डन, डन, बढ़िया। हाँ तो भाई हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, और वो एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री। तो आपको बताना है भैया कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। चलो भाई बिल्कुल सही।
तो आपने सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो n की वैल्यू आई 360 डिवाइडेड बाय 90, ये हो गया 4। 4 है तो ये इवन केस हो गया। Yes, गायत्री sir. बिल्कुल सही, इवन केस, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1, दैट इज 3। N-1, 3. बिल्कुल सही, बढ़िया। अब मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूं कि ये 3 इमेजेस बन क्यों रही हैं, मतलब हमेशा n-1 क्यों कर रहे हैं सिमेट्री वाले केस में। आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि सिमेट्री वाले केस में हम हमेशा n-1 क्यों कर रहे हैं। तो भैया देखो, ये मैंने एक मिरर लिया, मिरर m1, और यहाँ पे एक मिरर लिया, मिरर m2, और यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यार एक बात बताओ, मिरर m1 इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस कोई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा सपोज a, तो ये यहाँ पे एक इमेज बना देगा ना, कितने डिस्टेंस पे बनाएगा इमेज, a पे। सिमिलरली सपोज ये डिस्टेंस है b, तो मिरर m2 क्या करेगा, यहाँ पे b डिस्टेंस के उस पे एक इमेज बना देगा i2। पहले चेक करो, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Done. अब यार मिरर m2 के सामने ये इमेज भी आ रही है, ये ऑब्जेक्ट तो आ रहा था, इसकी इमेज बना दी, लेकिन ये इमेज भी मिरर m2 के सामने आएगी, तो मिरर m2 इसकी भी एक इमेज बनाने लग जाएगा। तो मिरर m2 इसकी एक इमेज बना देगा यहाँ पे, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे एक इमेज मिल जाएगी i3। तो फिर मिरर m1 के लिए चेक करो, मिरर m1 ने इस ऑब्जेक्ट की तो एक इमेज बना दी, लेकिन इसके लिए i2 भी एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये i2 की भी एक इमेज बनाएगा। लेकिन मिरर m1 जब i2 की एक इमेज बनाएगा ना, वो इमेज एग्जैक्टली इस पे ओवरलैप करेगी। तो याद रखना, इवन के केस में या सिमेट्री के केस में हमेशा एक इमेज ओवरलैप करती है। अगर एक इमेज ओवरलैप कर रही है तो इसलिए हम इसको हमेशा क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। Yes, ठीक है, आकाश रिपीट sir. करना है, आकाश को डाउट है, एक बार फिर से रिपीट। आकाश, मैंने क्या कहा कि मिरर m1 ने एक इमेज बना दी ऑब्जेक्ट के लिए, m2 ने एक इमेज बना दी ऑब्जेक्ट के लिए, काम खत्म। लेकिन अब मिरर m2 के सामने दो चीजें आ रही हैं, एक तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी इमेज मिल गई, यस टिक मार दो। लेकिन मिरर m2 के सामने ये i1 भी आ रही है, तो ये i1 के लिए भी क्या करेगा, ये i1 किस तरीके से एक्ट करेगी, जैसे अभी मैंने प्लेन मिरर के केस में बताया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। मिरर m2 के लिए तो इसकी भी एक इमेज मिलेगी यहाँ पे i3। आकाश चेक करो, ये क्लियर हुआ। Yes, sir. डन। अब ये काम मिरर m2 ने किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर m2। अब सर मिरर लेकिन m1, आप बताया था कि 2 मिरर्स। एक मिनट रिपीट करो, सॉरी। ओके, मिरर m1 भी यही काम सर आपने करेगा। बोला था कि 2 मिरर्स के बीच में इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। वो तो पैरेलल मिरर के केस में ना, ये तो परपेंडिकुलर मिरर्स है ना, पैरेलल मिरर के केस में होती है। यस सर। ठीक है। अब भैया मिरर m1 ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी, यस, लेकिन मिरर m1 के लिए ये भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो भैया इसकी भी एक इमेज बनाएगा मिरर m1, और वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही बनेगी। तो अब भैया इमेज ओवरलैप कर रही है, तो टोटल चेक करो कितनी इमेज मिल रही है, 1 2 3। तो एक इमेज ने ओवरलैप किया है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, n-1 करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. किसके लिए रिपीट करना है बताना जरा फिर से, किसी ने कहा था रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो भाई अब याद रखो, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो याद रखो ये सारे पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे, बस आपको इतना याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे। ये आंसर लिख लो अपना, ऑल दिस विल लाई ऑन अ सर्कल। Yes, sir. चलो डन। तो यहां तक हमारा प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। तो चेक कर लो सबसे पहले, प्लेन मिरर्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर मैं स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करता हूँ। यार क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया आपकी बार। Yes, sir. चलो डन, बढ़िया। Yes. आ जाओ भैया, हेडिंग लिख लो, स्फेरिकल मिरर्स। ओके लेट्स गो, स्फेरिकल मिरर्स, बढ़िया आकाश भैया।
यार स्फेरिकल मिरर्स आपको पता होगा कुछ इस टाइप के मिरर्स होते हैं, और दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। कौन से दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं? concave and convex, एक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म कैसे हुए। भैया आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक ग्लास फेयर लोगे, मतलब ग्लास की बॉल। तो ये मैंने एक ग्लास फेयर ले लिया। इस ग्लास फेयर को आप क्या कर दो, दो इक्वल पार्ट्स में काट दो, मतलब दो पार्ट्स में कट कर दो। अब आपको मिल जाएंगे हेमिस्फेयर। आपको क्या करना है भैया, मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए एक साइड पॉलिश, एक साइड पेंट। तो अगर मैं बाहर वाली साइड पेंट कर दूं और अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दूं, आरएस का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा? ये याद रखो, बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। क्या इसमें कोई दिक्कत? no sir, No. बढ़िया। सिमिलरली जो मेरे पास दूसरा हिस्सा बचा था, उस दूसरे हिस्से को क्या किया, मैंने अंदर वाले पार्ट को पेंट कर दिया, और अब की बार बाहर वाला पार्ट मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन रहा है। तो अब ये वाला मिरर हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर। वेरी गुड, डाइवर्जिंग मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा, आपको पता होना चाहिए पोल। फोर्थ, प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ, फोकस पॉइंट। और लास्ट, फोकल लेंथ। तो भैया एक एक करके ये पहले लिख डालो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। चलो यहां तक पहले छाप डालो, और 1 मिनट दो, आई ड्रिंक सम वाटर। गला दर्द कर गया है भैया। यार जैसे नोट डाउन हो जाए बता देना, फिर कंटिन्यू करूंगा। डन। चलो भाई, तो सर लेट्स, फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखा है? क्या रिपीट करो? सर फिफ्थ पॉइंट पर क्या लिखा आपने? Focus. ये फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, फोकस, फोकस। Sir, first point. सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ। Done. चलो सर डन। सर, इन मिनट्स को याद रखने की कोई ट्रिक नहीं? आकाश, इन मिनट्स को याद रखने की कोई ट्रिक नहीं होती, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यार आपको पता है कि अगर मैं कोई भी एक स्फेरिकल मिरर क्यों ना लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक स्फेरिकल मिरर लिया। ये स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर है बताओ? Concave. कॉनकेव है। तो आपको पता है ये स्फेरिकल मिरर कहां से आया होगा? भैया ये स्फेरिकल मिरर हमारा एक स्फेयर को कट करके आया है। तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी स्फेयर था जिसको कट करके मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया है। तो यार अगर ये स्फेयर होगा तो इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट भी तो होगा। Yes, sir. भाई जैसे ये मैंने Yes, स्फेयर sir. लिया था, इस स्फेयर का ये एक सेंटर पॉइंट होगा। तो इस स्फेयर का जो ये सेंटर पॉइंट है वो हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हो गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर है जिसको कट करके हमने मिरर बनाया है। क्या डेफिनेशन क्लियर हो गई? Yes, sir. बढ़िया। यस सर। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस। तो यार आपको पता है अगर मैं सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? ये लाइन हमारी कहलाएगी रेडियस। तो radius यही of चीज curvature. हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि ये उस स्फेयर का रेडियस है जिस स्फेयर का पार्ट एक मिरर है।
जिस स्फेयर को कट करके मैंने एक मिरर बनाया है। तो ऐसे ही इधर कि भैया ये हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी इसका रेडियस। तो पहले 2 पॉइंट्स चेक करके बताओ भाई, बहुत धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ, चेक करके बताओ फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर हैं बिल्कुल? बढ़िया, डन। अब आ गई बात पोल की। तो यार जो ये मिरर आपने कट करके बनाया है, इस मिरर का एक सेंटर पॉइंट होगा, इस मिरर का सेंटर पॉइंट हमारा पोल कहलाता है, पॉइंट पी। जैसे मैंने ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है, तो इस कॉनकेव मिरर का एक मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा, तो ये सेंटर पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? पोल। अब ये पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पोल हमारा हमेशा ओरिजिन बनेगा। ओरिजिन का मतलब क्या होता है भैया? आपने मैथ्स में पढ़ रखा है 10th क्लास तक, बिल्कुल, कि हम हमेशा जो भी डिस्टेंस देखते हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो भी डिस्टेंस देखते हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो अगर कोई भी चीज राइट हैंड साइड आ रही है उसको पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव। और नीचे की तरफ नेगेटिव। इसलिए पोल हमारा रेफरेंस का काम करता है। तो मतलब जो भी डिस्टेंस मैं देखूंगा वो हमेशा कहां से मेजर करने हैं मेरे को? डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है पोल का, कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा, सारे डिस्टेंस पोल से ही मेजर होंगे। तो चेक कर लो, पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्लियर है, और अब तीसरा पॉइंट भी क्लियर है। पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ ये लो, बिल्कुल। हो गया सर। हो गया, डन। आ जाओ प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यार अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हो, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं या इतनी बना दूं, ये इमेजिनरी लाइन हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, दैट्स इट। तो भैया ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। बस हम फिलहाल पहले 4 पॉइंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, 5th और 6th के बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पहले चेक कर लो कि भैया आपको पहले 4 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, तो आगे बढ़ूंगा। यस। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। समझाता हूं। सपोज ये मैंने आपका एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रहा हूं आपकी बाहर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। आप मेरे को बताओ इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर किधर बनेगा, राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा? इसका स्फेयर, राइट। वेरी गुड, इसका स्फेयर जो बनेगा वो राइट में बनेगा, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने इसका स्फेयर ड्रॉ कर दिया राइट में, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सपोज मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये वाली लाइन मेरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे मेरे को मिला पोल। अब मैं क्या कर रहा हूं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दिया। तो जो ये ब्लू कलर की आपने लाइन ड्रॉ करी है जिससे आपने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन किया है, भैया रेडियस के पास तो कंडीशन है, रेडियस सिर्फ सरकमफ्रेंस से सेंटर तक होना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस को पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये लाइन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? ये लाइन हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या अब क्लियर है प्रिंसिपल एक्सिस का? यस सर। बढ़िया। यस सर। चारों पॉइंट्स आपने कहा आपको क्लियर है। तो अब मैं 5th और 6th समझाने की कोशिश करता हूं। अब आ जाते हैं उस पे। 5th और 6th समझाने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट रूल पता होना चाहिए। क्या है भैया रूल? अगर मैं कोई भी एक मिरर क्यों ना ले लूं, स्फेरिकल मिरर, भैया डायग्राम पे ध्यान देना, और ये मैंने ड्रॉ कर दी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका पोल और ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया मैं कोई एक लाइट रे ले रहा हूं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। मैंने ये कोई भी एक लाइट रे ली ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां लिख देता हूं, लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरे को बताओ, अगर ये लाइट रे मिरर पे फॉल डाउन कर रही है तो ये लाइट रे क्या बन जाएगी? इंसिडेंट रे बन जाएगी। यस सर। और मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया हुआ है जब भी लाइट रे फॉल डाउन करे वहां पे क्या ड्रॉ कर दोगे? नॉर्मल। नॉर्मल कितना एंगल बनाएगी?
90 डिग्री 90 डिग्री, बिल्कुल सही। 90 मेरे डिग्री को बताओ रेडियस कितना एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पे? 9 तो क्या आपको ये कह सकता हूं मैं कि रेडियस हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा? रेडियस विल ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। हर एक बेसिक चीजों पे फोकस कर रहा हूं मैं, इसलिए ध्यान दो। मैंने कहा कि रेडियस, चाहे मैं रेडियस जैसा मर्जी क्यों ना बना दूं, रेडियस सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो रेडियस बनाता है 90 डिग्री का एंगल सरकमफ्रेंस पे, और नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा? नॉर्मल नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो इधर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। तो भैया सेंटर से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये लाइन हमारी रेडियस भी बनेगी और ये लाइन हमारी नॉर्मल भी बनेगी। चेक करो, यहां तक की बात क्लियर हुई? यस सर यस बढ़िया। अब आप देखो, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। तो भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ बनेगा। तो ये लाइट रे बेंड करेगी ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाए। तो ये लाइट रे जहां पे बेंड होके मर्ज करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? वो पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा। तो ये रूल क्या है? यस लाइट रे सर ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflection passes through a point called as focus। चेक कर लो आपको फोकस की डेफिनेशन क्लियर है या नहीं? सर क्लियर है हमने क्या देखा कि यार जो ये फोकस है, जो ये डिस्टेंस होगा एफ से लेके पी तक का, ये डिस्टेंस हमारा कहलाएगा फोकल लेंथ। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस, लेकिन पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल फोकल लेंथ। हमने देखा कि यार ये फोकल लेंथ जो है ना, वो हमेशा रेडियस का हाफ होती है। स्फेरिकल मिरर्स के लिए हमेशा रेडियस का हाफ होगी, ऑलवेज। चलो, यस तो सर यहां तक आप चेक कर लो। आपके मैंने फिफ्थ और सिक्स पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर उनमें कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लो, टिक ठीक है मार दूं फोकस पे और फोकल लेंथ पे? यस सर डन। यस सर तो अब आपको मैं कुछ केस समझा रहा हूँ, पहले यहाँ तक आराम से नोट डाउन हो जाए, बता देना। सर डन डन। चलो तो लेट्स प्रोसीड। यार अब आपको है ना साइन कन्वेंशन समझना है, क्योंकि सारा खेल ऑप्टिक्स के अंदर साइन कन्वेंशन का होता है। अगर आपने साइन कन्वेंशन सही से नहीं रखे तो याद रखना आपकी कैलकुलेशंस कभी भी सही नहीं आएंगी, आंसर्स गलत ही आएंगे। तो साइन कन्वेंशन को समझो। यार सपोज मैंने कहा कि ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, भैया ध्यान देना। और रे डायग्राम्स आपने टेंथ में पढ़ रखे हैं, तो वो मैं आपको एज अ होमवर्क के लिए दूंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा रे डायग्राम्स, वो आपके एज अ होमवर्क किया। ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, ये मैंने पोल रखा, और यहाँ पे मैंने रखा फोकस पॉइंट। भैया मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ बियॉन्ड सी। जिसको रे डायग्राम याद हो, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो बिटवीन सी एंड एफ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। तो अब आपको क्या क्या बताना है, ध्यान दो। आपको बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, रेडियस को पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, फोकल लेंथ को, ऑब्जेक्ट की हाइट को, और इमेज की हाइट को। चलो ट्राई करो एक बार कि इनको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है। आपको ये बताना है कि इन क्वांटिटीज को में से किस किस क्वांटिटीज को हमें पॉजिटिव लेना है और किस किस क्वांटिटी को हमें नेगेटिव लेना है। चलो मेरे को यू का बताओ, यू पॉजिटिव लूं या नेगेटिव?
या किसी को समझ में ही नहीं आया कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव डिसाइड होगा? अच्छा आकाश, ठीक है, रे डायग्राम्स भी करा दूंगा आकाश। और कुछ? अगर देखो भाई, यार पोल से चेक करो, मेरा ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट साइड प्लेस्ड है या राइट साइड प्लेस्ड है? पोल से Yes, Left. sir. लेफ्ट साइड। Left. तो Left. अभी तो हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड किससे इंडिकेट होता है? लेफ्ट साइड Negative. नेगेटिव से। तो Negative. आपको पता चल गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। Negative. Negative. फिर भैया चेक करो, आपकी जो इमेज है वो भी लेफ्ट में बनी है या राइट में बनी है? Left. तो Left. इमेज डिस्टेंस भी इस केस में कितना आएगा? नेगेटिव। Negative. रेडियस चेक करके बताओ, अब रेडियस किधर आ रहा है, लेफ्ट में या राइट में? Right. Right. भाई इसका रेडियस पी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही तो इसका रेडियस होगा। Negative. Negative. तो यही Negative. क्या आएगा? नेगेटिव आ रहा है। Negative. क्या सबको Negative. समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं है रेडियस के मामले में? No, sir. No, sir. अब अगर रेडियस नेगेटिव है तो हमें पता है फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती R है, by 2. हाँ. तो फोकल Yes, लेंथ sir. भी नेगेटिव Negative. आएगी। Yes, हाइट sir. ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने ऊपर की तरफ ली है या Positive. नीचे की तरफ? Positive. ऊपर की तरफ ली है, Positive. पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज नीचे की तरफ आ रही है, Negative. तो नेगेटिव। Negative. चेक कर लो, ये एग्जांपल क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल दे दूं, आप खुद से बता दोगे? Yes, Yes, sir. sir. चलो भाई, Yes, sir. तो एक एक करके बताना शुरू करेंगे। एक एक करके पूछ लूंगा, आप सिर्फ बस नोट डाउन कर लेना। एक एक करके मैं किसी का भी नाम लेके Yes, पूछ sir. लेता हूँ। भैया अब की बार ये मैंने लिया है कॉन्वेक्स मिरर, ये उसका पोल, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये उसका फोकस। यहाँ पे मैंने रखा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मिल रही है मेरे को इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो भैया शुरू हो जाओ, यही सारे टर्म्स बताने हैं। यू वी आर एफ एच ओ एच आई। Done. डन। तो दीक्षा सबसे पहले आप ही बता दो, ऑब्जेक्ट को क्या लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? यू को Positive. Positive. Negative. पोल कहाँ है Negative. आपका? ये पोल है। मैंने कितनी बार आपको बोला यार, पोल पे अपना ओरिजिन, अपनी ये एक्सिस ड्रॉ कर दो। अब मेरे को बताओ, ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा, लेफ्ट में रखा या राइट में रखा? Left. Left. तो हमारा ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। Negative. Negative. वी की वैल्यू बताओ, वी किधर आ रहा है, इमेज किधर आ रही है? Right side में. Right क्या? side में. Positive. वेरी गुड। Positive. रेडियस, रेडियस किधर आ रहा है? Positive. Positive. Right side. राइट साइड, क्योंकि सेंटर राइट साइड है तो रेडियस राइट साइड आएगा। Yes, पॉजिटिव। sir. रेडियस पॉजिटिव है तो Positive. फोकल लेंथ, Positive. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, Positive. हाइट ऑफ द Positive. इमेज। Positive. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि भाई 1% डाउट है तो पूछ लो, और एग्जांपल देके करा दूंगा। Sir, height of object or image. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज में डाउट है। यार मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब एक्सिस के ऊपर, और मैंने अभी आपको बताया अगर कोई भी चीज एक्सिस के ऊपर होती है पॉजिटिव, कोई भी चीज एक्सिस के नीचे होती है तो नेगेटिव। तो इधर मेरा ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव, इमेज भी एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव। वेयर इस केस में देखो, ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव, लेकिन इमेज एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए नेगेटिव। सर ऑब्जेक्ट और इमेज में लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे फिर हम? ऑब्जेक्ट में लेफ्ट और राइट तो यू और वी देखा जाएगा, सर हाइट में? हाइट में लेफ्ट और राइट नहीं देखा जाता, हाइट में अबव दी एक्सिस और बिलो दी एक्सिस। यस सर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लो पूर्णिमा, आपको डाउट है, एक और एग्जांपल लो। अब इसका आंसर सिर्फ पूर्णिमा आप ही बताना, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा डाउट है। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो समझ में आया आप उतना बता देना। मैंने ये कॉनकेव मिरर लिया, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। मेरे को जो इमेज मिल रही है वो हमें मिल रही है यहाँ पे, ये हमारी इमेज है।
तो पूर्णिमा अब आप ही मेरे को बताओ यू की वैल्यू क्या लिखूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। डन। तो आप कंफ्यूज हो अब। तो यार आपने क्या किया, पी पे ही अपना प्रिंसिपल ये ड्रॉ कर लिया, एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब आप मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से मेजर होता है। तो पोल से ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है? सर लेफ्ट। तो इसको हम लेंगे नेगेटिव में। पूर्णिमा चेक करो, क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। पक्का या कोई डाउट है? चेक करके बताओ। नो सर पक्का। डन। इमेज मैंने यहाँ पे बनाई है, तो मेरे को बताओ इमेज पोल के राइट बनी है या पोल के लेफ्ट बनी है? तो हमारी इमेज पोल के राइट बनी है। पोल के राइट बनी है तो इसको क्या लिखना चाहिए मेरे को? पॉजिटिव। बिल्कुल सही, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब पूर्णिमा रेडियस का बताओ, रेडियस क्या लिखूं मैं? रिपीट करो, आवाज क्लियर नहीं आपकी। नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। क्योंकि रेडियस हमारा यहाँ पोल से लेफ्ट आ रहा है, तो नेगेटिव। अगर रेडियस नेगेटिव आ रहा है तो फोकल को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अब मेरे को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ और हाइट ऑफ द इमेज बताओ। सर पॉजिटिव। भाई बिल्कुल सही, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट हमारी ऊपर की तरफ आ रही है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज चेक करो, ऊपर आ रही है नीचे आ रही है इमेज? ऊपर। तो पॉजिटिव। अब एक और बार क्लियर है या कुछ एक और एग्जांपल देना है? सर क्लियर है। क्लियर है, सर चलो। क्लियर है। तो भैया इसको नोट डाउन करके चलो, आपको अब हर जगह ये साइन यूज करने हैं। याद रखना ऑप्टिक्स के अंदर कोई भी फॉर्मूला क्यों ना आ जाए, आई रिपीट, इस बात को अंडरलाइन कर लो। ऑप्टिक्स के अंदर कोई भी फॉर्मूला क्यों ना आ जाए, आपको सारे फॉर्मूले में साइन यूज करने हैं, साइन के साथ वैल्यू रखोगे। सर डन। डन। चलो, अब यार यहां तक तो बात हो गई साइन कन्वेंशन की, इन सब चीजों की। अब हमें पता है कि मिरर के केस में क्या होता है। मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हर बार इक्वल नहीं होते। ये हर बार इक्वल होते हैं प्लेन मिरर के केस में। लेकिन भैया अब हमारा स्फेरिकल मिरर के केस में जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल हो। ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, और ये इक्वल भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अब की बार इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो हमें एक रिलेशन चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए। तो उस रिलेशन को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो भैया मिरर फॉर्मूला क्या होता है? आपको शायद से अब याद नहीं होगा, 2 साल हो गए पढ़े हुए। भैया मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और f क्या है? फोकल लेंथ है। इन सब के साइन के साथ वैल्यू रखोगे और अपना आंसर कैलकुलेट करोगे। क्या ये चीज क्लियर है? बस यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, आपको इन तीनों में से जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी होगी, आप कभी भी उसका साइन नहीं रखोगे। वी विल नॉट यूज द साइन ऑफ द क्वांटिटी विच वी आर फाइंडिंग। हम जो क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं उसका साइन नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका साइन हम फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने देंगे। हम चेक करेंगे फाइनल आंसर में उसका साइन क्या आ रहा है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 10th क्लास का क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको बस समझाने के लिए वो क्वेश्चन दूंगा। क्या सबने ये पॉइंट लिख लिया जो मैंने बोला था? यस सर। रिपीट करना। कि जो भी क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे इन तीनों में से, उस क्वांटिटी का हम साइन नहीं रखेंगे। वी विल नॉट यूज द साइन, वी विल नॉट यूज द साइन of the quantity which we are finding. Which we are finding. Yes, sir. Done. Yes, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन से पहले आप ट्राई कर done. लो। पहले बस आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कि भैया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही कर लेता है। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, और मैंने क्या किया, इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ सपोज तुम्हें दे दिया, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है
एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को बताओ इमेज की पोजीशन कितनी आएगी, व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस। तो ऐसा करेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपना एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दो। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया अपना एक कॉनकेव मिरर। अब आप मेरे को बताओ इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। लेफ्ट में। लेफ्ट भाई इसका सेंटर किधर आएगा, जहां पे इसका स्फेयर बनेगा। तो इसका स्फेयर बनेगा लेफ्ट में। तो अगर स्फेयर लेफ्ट में बन रहा है तो फोकस भी किधर आएगा, नेगेटिव। लेफ्ट में ही आएगा। तो आपको याद रखना है अगर फोकस लेफ्ट में आ रहा है तो आपको फोकस की वैल्यू नेगेटिव में लिखनी है। तो क्वेश्चन में वैल्यू नेगेटिव में गिवन नहीं होगी, आपको ये अपने आप डिसाइड करना है। तो फोकल लेंथ मैंने रखा -20। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 30, मतलब ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं यहां प्लेस कर रहा हूं। तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। नेगेटिव। भैया सर ऑब्जेक्ट नेगेटिव। डिस्टेंस कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट हाइट नहीं कह रहा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट हाइट में। मैं हाइट के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि ये पोल से कितनी दूर रखा हुआ है। तो ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड की दूरी पे है, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। आप याद रखो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है, हमेशा। जैसे आप 2 केसेस देख लो, 3 केसेस, इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, नेगेटिव। इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, नेगेटिव। इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, नेगेटिव। याद रखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। आपको कैलकुलेट क्या करना है, v। तो आप v का साइन नहीं रखोगे, भले ही आपको आंसर क्यों ना पता हो। जैसे मुझे आंसर पता है रे डायग्राम के अकॉर्डिंग, रे डायग्राम जिसने पढ़ रखे होंगे उनको पता होगा। भाई रे डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे पता है इमेज यहां बनती है, तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो v की वैल्यू किस में होनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव में। लेकिन मैं ये नहीं रखूंगा नेगेटिव, मैं फाइनल आंसर में नेगेटिव को चेक करूंगा कि फाइनल आंसर में मेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। आप लिखोगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v एज इट इज, u की वैल्यू नेगेटिव में तो -1/30 हो गया। फोकल लेंथ की भी वैल्यू नेगेटिव में तो -1/20 हो गया। इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो 1/v की वैल्यू होगी 1/30 पॉजिटिव में -1/20। जरा इसको सॉल्व करके v की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। -5। -5 गलत आ रही है, सही से कैलकुलेट नहीं किया है। आप डायग्राम को देख के जज करो ना, ऑब्जेक्ट से दूर बनी है इमेज, तो इमेज की वैल्यू 30 से ज्यादा आनी चाहिए। आपकी गलत आ रही है अगर आपकी 30 से कम आ रही है वैल्यू तो। भाई 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 3। 2 - 3 कितना हुआ, -1। तो आप देखो v की वैल्यू आ रही है -1/60। ये 1/v की वैल्यू थी, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -60 हो गई। तो देखो हमारे आंसर में नेगेटिव आ गया, इसलिए हम पहले से नेगेटिव साइन सब्स्टिट्यूट नहीं करते। क्या सबको क्लियर हो गई बातें। यस यस सर। तो यहाँ तक आराम से नोट डाउन कर लो, कंप्लीट कर लो। क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलो भैया डन है। तो अब यार इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बन जाएगा, बस आज के लिए लास्ट डिस्कशन, ये हमारा आएगा लास्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब मुझे क्या चेक करना है, मैग्निफिकेशन का तनीषा नहीं, अगर आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा तो मतलब वही आपका फाइनल आंसर है। मतलब सपोज मैं कह रहा हूं v की वैल्यू +60 आती सपोज, तो मतलब आपको समझ जाना है कि मेरी इमेज कहां बन रही है, पोल के राइट बन रही है। और अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि मेरी इमेज कहां बन रही है,
पोल के लेफ्ट बन रही है। तनीषा क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. तो पॉजिटिव नेगेटिव आप खुद से नहीं लगाओगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो फाइनल आंसर में आ रहा है बस वही रहने दो, आप खुद से नहीं लगाओगे। अब एक चीज चेक करो, आपने चलो एक चीज पूछ ही ली है तो इसका और चीज ध्यान दो। भैया अगर मेरी इमेज यहाँ पे बन रही है पोल के लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे को ये सोच के बताओ कि ये रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है, ये सोच के बताओ। रियल रियल क्यों? Real. क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। इससे क्या पता चला कि जब भी v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये इंफॉर्मेशन यहां लिख लो, जब भी v की वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और इन फ्रंट ऑफ द मिरर मेरी किस टाइप की इमेज मिलती है? Real. रियल Real. इमेज। तो याद रखना ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी, इसलिए नेगेटिव आएगा। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जैसे इस केस में देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आई क्योंकि ये इमेज बन रही है यहाँ पे, तो ये इमेज मिरर के सामने बनी या मिरर के पीछे बनी? सर मिरर के पीछे. मिरर के Behind the पीछे। mirror. तो जब भी v पॉजिटिव आ रहा है समझ जाना ये इमेज कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है। और बिहाइंड द मिरर का मतलब भैया इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो याद रखना आप v की नेगेटिव और पॉजिटिव से ये बता सकते हो कि इमेज कहाँ बनी है, किस टाइप की बनी है, रियल बनी है या फिर वर्चुअल बनी है। चलो डन, So, बढ़िया। भाई अब सब अपने माइक म्यूट कर लो, किसी के साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में मेरे को क्या चेक करना है कि मेरी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है या छोटी बनी है। जैसे अपने पीछे केसेस में जाओ, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट कंपेयर करो कि इमेज की हाइट मैंने ऑब्जेक्ट से छोटी बनाई है या बड़ी बनाई है? छोटी छोटी। तो ये हमारी कहलाएगी डिमिनिश्ड, छोटी। इधर इमेज की हाइट छोटी है या बड़ी है? तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? डिमिनिश्ड। इधर इमेज की हाइट बड़ी बनाई है या छोटी? बड़ी. तो ये हमारी कहलाएगी इनलार्ज। Enlarged. अब यार यही हमें जज करना होता है कि इमेज मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप एक बार सोच के बताओ, अगर एच आई की वैल्यू एच ओ से ज्यादा है तो इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा? भाई हाइट ऑफ द इमेज अगर बड़ी है तो ये इनलार्ज होगा। इनलार्ज का मतलब इधर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है 1 से बड़ी आएगी, बस ये चीज याद रखना। सिमिलरली ये तो भी मैं तुम्हें लिखवा ही दूंगा। सिमिलरली अगर मेरी एच आई की वैल्यू एच ओ से छोटी होगी तो ये हमारा बन जाएगा डिमिनिश्ड। Diminished. तो एक तो ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, फॉर्मूला 1। और भी 2 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। दूसरा फॉर्मूला -v/u, याद रखना। और जैसा मैंने कहा हमेशा आप क्या रखोगे, सारे फॉर्मूले में साइन रखोगे। तो एच आई आप चेक करोगे नीचे बन रही है या ऊपर बन रही है। ऊपर बन रही है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव उस हिसाब से रखोगे। हर जगह आपको साइन यूज करना ही करना है, बस माइंड में ये चीज बिठा लो, हर जगह साइन यूज करना ही करना है। Yes. चेक कर लो अब इन 2 फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir. बढ़िया। तो यहाँ No, तक लिख के sir. चलो, फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग और बता देता हूँ और आज के लिए यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। done. डन। चलो भैया अगर मैग्निफिकेशन की सिर्फ वैल्यू चेक करना, सिर्फ वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब हमारी इमेज इनलार्ज्ड है। इनलार्ज का मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो मतलब याद रख लेना हमारी इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या कहोगे? Height of the image equal to height of object. ऑब्जेक्ट के बराबर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये तो हो गई वैल्यू की बात। उसके बाद आप चेक करोगे उसका साइन। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है
तो मतलब आप समझ जाना कि आपकी इमेज किस टाइप की है। आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस आ रही है तो समझ जाना आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से भाई सपोज मैंने मैग्निफिकेशन लिया -2, तो मेरे को बताओ मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से छोटी या 1 के बराबर है? 1 से छोटी। तो आपने कर दिया अपना आंसर गलत। मैंने सिर्फ वैल्यू पूछा था, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में नहीं पूछा मैंने, सिर्फ वैल्यू, ओनली वैल्यू। 1 से बड़ी। वैल्यू 2 है, वैल्यू 2 है, यहाँ ध्यान दे लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू वो 2 है, तो भैया ये 1 से बड़ी आ रही है, तो इमेज किस टाइप की होगी ये? Enlarged. Enlarged. अब उसके बाद साइन चेक करो कि आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है, तो मतलब ये इमेज का नेचर कैसा होगा? Real and invert. क्या अब आपको समझ में आ गया? Yes, sir. एक और एग्जांपल दे दूं, बता दोगे अब? Yes. एक मेरे को इसका बताना और एक मेरे को आप बताओगे इसका। इन दो केसेस के लिए आंसर बता दो, दैट्स इट। Diminished or same size. Diminished. अरे नेचर भी तो बताओ, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट? Virtual and erect. कंफ्यूज कर दिया तुमने मेरे को। भाई पहले सिर्फ -0.5 के बारे में बात करो, +1 के बारे में मत बताओ मेरे को भी, डिवाइड एक करके। बिल्कुल, वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी है? छोटी। तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड। माइनस साइन की वजह से क्या लिखूंगा? रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद वैल्यू, सेकंड केस पे आ जाओ, वैल्यू Same size. तो Same सेम साइज, size. प्लस साइन Virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट। किस्सा खत्म। तो मैग्निफिकेशन हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अभी मैंने आपको एक और चीज नहीं पढ़ाई है, अब और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन की हेल्प से आप ये भी बता सकते हो कि भैया आपने कौन सा मिरर यूज किया है, कॉनकेव मिरर यूज किया है या कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है या प्लेन मिरर यूज किया है, आप ये भी बता सकते हो। लेकिन सिंस अभी हमने रे डायग्राम्स नहीं पढ़े हैं तो इसलिए अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज के लिए हम रखेंगे अभी फिलहाल यहीं तक। अब चेक कर लो, आपको स्फेरिकल मिरर का हमने जितना भी पार्ट पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। भाई डन माने बातों को? Yes, sir. चलो।